नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया, स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं कविता गंगवार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कुछ जानकारी आपको देनी है, जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे, अब तक पता है आप लोगों को कि सीटेट का नोटिफ़िकेशन आ चुका है ना? और जो आपका सीटेट अब होने वाला है ना? जुलाई में 2023 इसका नोटिफ़िकेशन अब तक आ चुका है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसके लिए जो आपको हमारे सचिन अकेडमी जो कोर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं, एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ठीक है? इसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं, इसमें क्या करना है आपको पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी आपको बहुत ही अच्छी तरह से दी जाएगी। बहुत ही अच्छे आपके शिक्षक के द्वारा आपको हर सब्जेक्ट की, हर विषय की एक बहुत ही अच्छी आपको तैयारी कराई जाएगी। हर शिक्षक अपने-अपने आप में एक व्यस्त हैं अपने विषय में, ठीक है? सभी लोग अपने विषय में, अपने विषय के भई हर किसी ने अपने विषय में एक महारत हासिल कर रखी है, तो सभी लोग बहुत बेस्ट टीचर हैं, आप जानते ही हैं। हमारे सचिन सर को आप जानते होंगे, सभी लोग जितने भी लोग टीचिंग से संबंधित जो भी एग्ज़ाम देते हैं, तो वो सभी इनके बारे में जानते ही होंगे, है ना? सभी ने नाम भी सुना होगा, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, इनका एक बहुत ही बड़ा नाम है, तो आप सब लोग जानते हैं अच्छे से। दूसरी चीज़ आपको क्या बतानी है, जो भी लोग अगर कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है? आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सीटेट का फॉर्म भर चुके हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक प्ले स्टोर में जाकर के सचिन अकेडमी ऑफ़िशियल टाइप करके और उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? वहाँ जैसे ही आप जाएँगे, आपका जो ये ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद में उसमें वाई कोर्स करके आ जाएगा, वहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग बहुत ही कम मूल्य में कोर्स ले सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जानते हैं अकेडमी के बारे में और एक से एक बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाएगी। हर एक सब्जेक्ट में सभी अपने-अपने आप में बहुत ही उत्तम हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर संस्कृत पढ़ाऊँगी। संस्कृत में आपको जो भी पैराग्राफ आते हैं, वो प्लस साथ में उसकी व्याकरण और आपका शिक्षण यानी कि जो मेन आपका रहता है ना, बच्चों को डर रहता है, किस चीज़ का? शिक्षण का, ठीक है? कि पेडागॉजी बहुत कठिन होती है, समझ में नहीं आती, ये सारी चीज़ें। वो सब आपको बताया जाएगा अच्छे से। दूसरी चीज़ जैसे कि बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम कौन-सा सब्जेक्ट लें संस्कृत, इंग्लिश में। तो सबसे पहली बात तो ये रहेगी, आपको जो सही लगे मतलब आपकी जिसमें रुचि हो, जो आपको लगे कि वाक़ई में हम इसको अच्छा कर पाएँगे, है ना? तो उसको आपको लेना है, समझ रहे हो? ऐसा कोई वो नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कोई आपसे कहे, आप जिसमें लग रहा है कि हाँ, हम बिल्कुल इच्छुक हैं, हम इसको अच्छा कर पाएँगे, अच्छा ले पाएँगे, आप निश्चिंत होकर उसे लिए, बिना डरे लीजिए। हर एक उस सब्जेक्ट की आपको एक बेस्ट मतलब कि आपको गाइडेंस मिलेगा, जिससे आप अच्छा कर पाओगे, बेहतर कर पाओगे, ठीक है? इसके बाद में हम बात करते हैं अगर आपको कोई समस्या आ जाए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम कैसे एप्लीकेशन पर कोर्स लें या क्या करें, इस तरह से तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। इस नंबर पर आप नोट कर सकते हैं इस नंबर को 8595794577 ये आपका इस पर व्हाट्सएप करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। तो आप लोग जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही अच्छा रहता है, आपका यूपी और केंद्र दोनों के लिए होता है ना? आप सेंट्रल में भी अगर कोई आपका एग्ज़ाम या कोई भी ऐसी जगह निकलती है शिक्षक से संबंधित, टीचिंग से संबंधित तो आप फॉर्म भर सकते हैं उसमें। तो इसीलिए सीटेट देना बहुत ही मतलब अच्छा रहता है और अगर सीटेट हम दे लेते हैं तो हमें दोनों जगह लाभ मिलता है, यूपी में भी और हमारा सेंट्रल में भी, ठीक है? अब देखिए आप, यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम दिया हुआ है, तो इसमें आपको जो मुख्य चीज़ें आपको समझनी हैं, पता करनी जो बच्चे डरते हैं कि हम कैसे क्या पढ़ें, बहुत आसान होता है, कठिन कुछ नहीं होता है। एक बार आपको समझ में आ जाए, बस। जैसे कि इसका यहाँ पे गद्यांश और पद्यांश दिया हुआ है, एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है, जो कि 15 नंबर का आता है। आप सभी जानते हैं, 15 नंबर का गद्यांश, पद्यांश आता है और बचे आपके 15 नंबर, जिसमें आपकी शिक्षण होती है, पेडागॉजी होती है। ठीक है? तो इसमें आपका इस गद्यांश, पद्यांश से संबंधित ही व्याकरण होती है, अलग से कोई व्याकरण नहीं आती। आपसे कह दिया जाए अलग से आपके व्याकरण के कुछ प्रश्न आएँगे, वर्णमाला से प्रश्न आएँगे या फिर अन्य किसी टॉपिक से प्रश्न आएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो आपका गद्यांश और पद्यांश दिया रहता है,
इसी के अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कोई शब्द ले लिया हमने, गद्यांश में से पूछा गया इस शब्द में, इस पद में कौन-सा समास है? कौन-सी संधि है? इसमें कौन-सा प्रत्यय लगा हुआ है? जैसा कि अभी आप पेपर कुछ बच्चों ने पेपर दिया होगा, कुछ बच्चों ने पेपर देखा होगा, कुछ बच्चे पेपर दे चुके होंगे, कुछ देने वाले हैं, है ना? सारी चीज़ें हैं, कुछ ने नहीं दिया होगा, कुछ फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, कुछ दे चुके हैं, ठीक है? तो अब तक जितने पेपर आपके आ चुके हैं, जैसा कि मुझे पता है, मुझे मालूम है कि वहाँ पर कोई भी शब्द आपको दे दिया है, अभी दिया होता भक्षितुम, तो इसमें कौन-सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय, ऐसे ही आपका कोई भी प्रत्यय गत्वा, त्वा प्रत्यय है, ठीक है? कोई भी शब्द आपको उठा के दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कौन-सा प्रत्यय है, कौन-सी धातु है। इतनी बात समझ में आई, इसके बाद करते हैं हम धातु रूप। तो धातु रूप ऐसा नहीं है कि आपसे धातु रूप अलग से पूछा जाएगा, वहीं से उस गद्यांश या पद्यांश में से कोई एक शब्द उठा के ले लिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन-सा धातु है, कौन-सी लकार है। लकार का मतलब धातु रूप का मतलब लंग लकार है, लोट लकार है, लिट लकार है ना? लट लकार है, विधिलिंग लकार है। ये आपसे लकार पूछे जा सकते हैं, शब्द रूप में शब्द रूप पूछा जा सकता है, किस विभक्ति का है, किस वचन का है ना? संख्याएँ जैसे किसी का जन्म वगैरह वहाँ पर दे दिया गया या कोई संख्या बताई गई है, तो उससे संबंधित वो संख्या आपको संस्कृत में पूछी जा सकती है। ऐसे प्रश्न आपके आ चुके हैं। आपका जो काव्य रहता है यानी जो गद्य पद्य का जो रहता है पद्यांश, उसमें पंक्तियों में आपसे पूछा जाए इन पंक्तियों में कौन-सा छंद है? इस पंक्ति में कौन-सा अलंकार है? ये प्रश्न बहुत अच्छे से आते हैं, आप जानते हैं। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, एकदम बेफ़िक्र हो जाइए, तैयार हो जाइए सीटेट के लिए एकदम अपना बिल्कुल निश्चय कर लीजिए एक बार इस बार अपना दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि मुझे सीटेट क्वालीफाई करना है और बहुत अच्छे से करना है और आपने जो मैंने अभी नाम बताया सचिन अकेडमी का आपने नाम सुना ही होगा और यहाँ से बहुत ही अच्छे आपके स्कोर बच्चों के निकलते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है, ठीक है? आप सब लोग जानते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अच्छा पढ़ें, बढ़िया पढ़ें, एकदम सॉलिड पढ़ें, 100% शुद्ध सही पढ़ें, बिल्कुल, ठीक है? तो अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपको एक-एक चीज़ बाकायदा बहुत अच्छे से मिलेगी। अब बात करते हैं हम इसकी किसके शिक्षण की यानी पेडागॉजी की, ठीक है? पेडागॉजी की बात करें तो उसमें जो-जो मुख्य टॉपिक जैसे होते हैं, अब क्या है देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, अब उसमें क्या हो रहा है, धीरे-धीरे जो स्तर है आपका पढ़ाई का, स्टैंडर्ड है वो थोड़ा-सा बढ़ा दिया जा रहा है। टॉपिक वही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस परिवर्तन हो गया, उसको चेंज कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि शिक्षण लगभग लगभग क्या मोस्टली वही रहता है, ठीक है? और अक्सर आप बाकी सब्जेक्ट देखेंगे हिंदी हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, अन्य हो गया, ज़्यादातर चीज़ें आपको वही मिलती हैं, वही विधियाँ, वही कौशल, है ना? सब कुछ लगभग मोस्टली वही मिलता है। होता क्या है, हर लैंग्वेज के अपने क्वेश्चन एक अलग स्तर से बना दिए जाते हैं। भई संस्कृत है तो संस्कृत में क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश है, इंग्लिश में रहेगा, कौशल 4 होते हैं, संस्कृत में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, है ना? तो होता क्या है, अब क्या करा गया है, पहले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरलता से बनाए जाते थे। अब उनका स्तर थोड़ा कठिन कर दिया गया है, थोड़ा-सा कठिनाई का स्तर बना दिया गया है, ऐसा देखने को मिला, है ना? तो आपका इसमें जो 15 नंबर का आएगा, जैसे भाषा शिक्षण के कौशल, संस्कृत भाषा क्या है? संस्कृत भाषा का विकास, संस्कृत भाषा शिक्षण के कौशल, भाषा शिक्षण की विधियाँ हो गईं, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, सब आ जाएगा इसमें। गद्य शिक्षण की विधियाँ आ जाएँगी, पद्य शिक्षण की विधियाँ आ जाएँगी, व्याकरण शिक्षण की विधियाँ आ जाएँगी, है ना? भाषा शिक्षण के सिद्धांत हो गए, अधिगम व अर्जन हो गए, एक-एक टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है और प्रश्न आपका बनता है। ठीक है? आगमन और निगमन विधि हो गई, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण हो गया, अध्ययन अध्यापन हेतु सहायक सामग्री हो गई, है ना? किन-किन सामग्रियों का हम प्रयोग करते हैं अध्ययन अध्यापन के लिए हम पढ़ते हैं, है ना? तो किन-किन सामग्रियों का हम प्रयोग करते हैं आजकल जैसा कि आप मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, है ना? वो किसके लिए कर रहे हैं? भई एक आपकी अध्यापन की सहायक सामग्री सी बन गई है। आगे देखो, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया, आकलन व मूल्यांकन आ जाएगा। मूल्यांकन के उपकरण एवं विधियाँ आ जाएँगी। त्रिभाषा सूत्र आ जाएगा, जैसा कि आपसे पूछा भी जाता है। इसके अंतर्गत कौन-कौन सी लैंग्वेज होती है, इसी के अंदर बहुभाषिकता भी आ जाएगा, आगे हम पढ़ाएँगे। ठीक है? अन्य प्रमुख आयोग भी आ जाएँगे, ठीक? तो इसमें भी आपके बहुत सारे भाषा से संबंधित बहुभाषिकता का एक टॉपिक आता है, वो भाषा से संबंधित अंदर आ जाएगा उसके। फिर प्रमुख मनोवैज्ञानिक
जैसे कि आपका कोहलवर्ग हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, पियाजे हो गया, ये तीनों मनोवैज्ञानिक इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमेशा आपको इनसे प्रश्न मिलता ही मिलता है ना? और शायद ही ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई विषय रहता है जिसमें इनसे संबंधित प्रश्न ना मिले। देखो सीडीपी में तो मिलता ही मिलता है, साइकोलॉजी आपके सब्जेक्ट में मिलता है, लेकिन आपका अन्य जो है, जैसे संस्कृत हो गया, यहाँ पर भी इनसे संबंधित आपको प्रश्न अवश्य मिलता है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, है ना? आगे देखते हैं हम। अब मैं क्या करूँगी आपको, जैसे कि आपने पाठ्यक्रम समझ लिया कि क क्या-क्या आपके टॉपिक हैं, कौन-कौन से पाठ्यक्रम हैं, शिक्षण के अंतर्गत क्या-क्या आता है, आपका 15 नंबर में जो गद्यांश, पद्यांश है, उसमें क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, तो अब हम इन सब की बात हमारी हो चुकी है। अब हम इनमें से ही एक छोटा-सा आपके सामने आज टॉपिक लेकर आए हैं, जिसको आपको बताएँगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपके सामने लेकर आए हैं। तो उनको भी आपको बताएँगे कि किस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं और ये टॉपिक है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा और एक आसान-सा टॉपिक मैंने लिया है। जो कि मुझे पता है कि अगर यहाँ से आप शुरुआत करते हैं, आप पढ़ेंगे क्योंकि मुख्य टॉपिक है, प्रश्न बनता है 100% एकदम। ये वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। यहाँ से अभी तक बहुत ही कम ऐसा चांस है जो प्रश्न ना बना हो, बनता ही बनता है। संस्कृत भाषायाः विकासस्य कौशलम, संस्कृत भाषा के विकास के कौशल। वैसे अगर हम बात करें संस्कृत भाषा के विकास की, तो भई विकास तो आपका शारीरिक, मानसिक 2 प्रकार से भी होता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है संस्कृत भाषा विकासस्य कौशलम, संस्कृत भाषा विकास के कौशल। कितने होते हैं? 4 कौशल होते हैं। सामने लिखा हुआ है प्रमुख 4 कौशल होते हैं। अच्छा, भाषा का जो विकास होता है, ठीक है, बच्चे में, वैसे तो आप अगर देखा जाए तो आपने चॉम्स्की की एक थ्योरी पढ़ी होगी, है ना? उसमें एक यंत्र होता है भाषा अर्जन तंत्र, ठीक है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये चीज़ कि जन्मजात होती है बच्चे में, जन्मजात होती है ये, है ना? कि भाषा अर्जन तंत्र जो होता है बच्चे में जन्मजात होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है विकास के कौशल की, यानी संस्कृत भाषा का जो विकास होता है, वो किन कौशलों के द्वारा होता है? कैसे-कैसे बच्चे में विकास होता है? पहला कौशल कौन-सा है? पहले किस कौशल का विकास होता है? फिर किस कौशल का विकास होता है? फिर किस कौशल का? तो ऐसा नहीं, कुछ बच्चों ने ये पढ़ा होगा, अच्छे से पता है मुझे। जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो लोग एग्ज़ाम देने के उत्सुक हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें पढ़ी हैं। नहीं पढ़ी हैं, तो आज आप समझ लीजिए। बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि सर्वप्रथम हमारा अगर ये कौशल है, तो कौन-सा कौशल है और क्यों है, ये बात। तो मैंने एक इसकी आसान सी ट्रिक लिखी जो कि हिंदी में है शुभोपल्ली। शुभोपल्ली, सु का मतलब हो गया सुनना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। तो सु माने सुनना जो कि श्रु धातु से मिलकर बनता है तभी होता है श्रवणम। अब बात करें हम श्रवण कौशल की, यानी सुनना, तो सबसे पहला कौशल यही क्यों आता है? भई भाषा विकास में आपका बोलना भी कौशल है, भाषण कौशल है ना, लिखना भी है, पठन भी है, तो श्रवण कौशल ही पहले क्यों आया? ये इसलिए पहले रखा गया क्योंकि सर्वप्रथम बच्चा सुन-सुन कर ही बोलना प्रारंभ करता ना कि सीधे बोलने लगता है। पहले सुनता है, समझता है ना? आपने ये चीज़ पढ़ी होगी जब आप सीडीपी पढ़ते होंगे अवस्थाओं में, है ना? सुनना, समझना। तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चा सुनता है। धीरे-धीरे, धीरे जब वो सुनना प्रारंभ करता है, उसके आस-पास जो बातें की जा रही हैं, सुनकर ही वो अनुमान लगाता है, ये मेरी माता की आवाज़ है, माँ की। ये मेरे पिता की आवाज़ है, ये मेरे भाई-बहन की आवाज़ है या फिर अन्य किसी की आवाज़ है, तो उस पर भी उसका ध्यान जाता है, ये ध्वनि, ये आवाज़ किसी और की है। ये सब कैसे पता करता है वो? छोटा-सा शिशु है भई, उसे ये थोड़ी पता है, लेकिन वो सुनकर के अनुमान लगाता है, सुनकर के ये जान लेता है कि मेरी माँ की आवाज़ है। आपने देखा होगा थोड़ा-सा बच्चा बड़ा होता है, माँ अगर बाहर गई है और जैसी आती है और आवाज़ देती है, बच्चा एकदम से मतलब आवाज़ देने के लिए उत्सुक हो जाता है या हँसने लगता है या कुछ भी क्रिया ज़रूर करता है। होता है कि नहीं होता है? तो सबसे पहला कौशल हमारा सुनना। सुनने के बाद क्या होता है, जब बच्चा सुन-सुनकर थोड़ा उत्साहित होता है, सुनना प्रारंभ कर देता है, क्रियाएँ करना शुरू कर देता है, तब वो बोलने का भाषणम, वो माने बोलना, इसे भाषण या वाचन कौशल, संभाषण कौशल भी कहते हैं।
तो क्या होता है वो बोलने की उत्सुकता रहता है। तो आपने देखा होगा जैसे-जैसे बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है, वो क्या करता है बोलने के लिए अग्रसित रहता है। उसे प्यास लगी है, भूख लगी है तो आ, वा, प, है ना? पानी, वो दूध इस तरह से कुछ-कुछ शब्द टूटे-फूटे उसके मुँह से निकलते हैं। जैसे-जैसे बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है, जब वो बोलना सीख जाता है, माता-पिता घर में ही उसको कहते नहीं पहली प्राथमिक शिक्षा उसको घर में दी जाती है, प्रथम गुरु उसके माता-पिता रहते हैं। तो जब वो घर में शिक्षा ग्रहण करता है तब उसे क्या बोलना प्रारंभ करता है तो कुछ चीज़ें उसे पहले ही सिखा दी जाती हैं घर में ही, ठीक है? फिर क्या करता है वो इतना मतलब इतना बोलना सीख जाता है कि जब वो विद्यालय जाता है तो उसे धीरे-धीरे पढ़ना भी आ जाता है ना? फिर आता है अगला पठन कौशल, पढ़ना। जब बोलना सीख जाएगा, जब हम शब्द बोलना, उच्चारण करना सीख जाएँगे तो धीरे-धीरे फिर हम पढ़ना भी। पढ़ने के बाद लास्ट अंतिम कौशल रहता है आपका लेखन कौशल। जब हम पढ़ना सीख जाते हैं, जब बोलना सीख जाते हैं, तो लिखना भी हम सीख जाते हैं और जब हमारा बोलने में स्पष्टता आ जाती है, पढ़ने में स्पष्टता आ जाती है, तभी हमारे लिखने में भी शुद्धता, स्पष्टता आ जाती है। ठीक है? ये हमारे सभी क्या हैं भई शिक्षण कौशल हैं। देखो ये बता रहे हैं कि हमारे 4 कौशल होते हैं श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। यहाँ तक की बात आप लोग समझ चुके होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं पे कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रह रहा होगा, है ना? क्योंकि मेरी यही एक आपसे मतलब एक उम्मीद है कि मैं जो भी आपको यहाँ पर बताऊँ, किसी बिना किसी डाउट के एकदम क्लियर होता चले, कोई भी किसी प्रकार का आपका डाउट इसमें ना रह जाए। अब हम बात करें इन 4 कौशलों की तो यहाँ पर लिखा है जिन्हें इन कौशलों को मतलब इन कौशलों को कितने भागों में बाँटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? तो 2 भागों में बाँटा गया है। जिन्हें यानी इन कौशलों को 2 भागों में तो ये जो भाषा कौशल हैं, भाषा विकास के कौशल हैं, इनको 2 भागों में बाँटा गया है। एक है अभिव्यक्तात्मक कौशल और एक है अभिग्रहणात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल का दूसरा नाम मिलता है उत्पादक कौशल। इन 4 कौशलों के अलावा भी आपको एक कौशल का नाम मिलता होगा चिंतन कौशल। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम चिंतन अपर कौशल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो भी हम क्रिया करते हैं, हम सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें हमारा चिंतन भी शामिल होता है ना, उसको अपर कौशल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए अपर कौशल के नाम से या अपर कौशल किसे कहा जाता है, तो चिंतन कौशल को कहा जाता है। क्योंकि जो भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं, कहीं न कहीं माइंड में हमारे वो चिंतन का एक रूप बनती है, सोचते हैं, समझते हैं, है ना? तभी तो हम करते हैं, ठीक है? कोई भी क्रिया को। तो यहाँ पे जो हमारे मेन बात थी अभी 4 कौशल की पहले हम उसे समझ लेते हैं। तो जो हमारे 4 कौशल यानी 2 भागों में बाँटा गया, अभिव्यक्त्यात्मक का मतलब होता है अभिव्यक्ति करना यानी अंदर से अपने भावों और विचारों को व्यक्त करना। ये होता है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। इसी को हम उत्पादक कौशल के नाम से जानते हैं और ये उत्पादक कौशल का जो नाम है संस्कृत में कई बार पूछा जा चुका है कि उत्पादक कौशल के नाम से किन कौशलों को जाना जाता है। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। ठीक है? अब बात करें हम ग्रहणात्मक कौशल, अभिग्रहणात्मक। अभिग्रहणात्मक जिसको हम अंदर से ग्रहण करते हैं। ग्रहणात्मक यानी कि ग्रहण करना, अभी मतलब अंदर से, यानी अंदर से जिसको हम ग्रहण करते हैं वो है अभिग्रहणात्मक कौशल। अभिव्यक्त्यात्मक से अंदर से हम व्यक्त करते हैं वो है अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो अभिव्यक्तात्मक में उत्पादक में ये 2 कौशल आपके आते हैं भाषण और लेखन। अच्छा इन 2 कौशलों को लिखा क्यों गया है कि भाषण कौशल ही आपका अभिव्यक्तात्मक या उत्पादक कौशल क्यों है? भाषण को ही वाचन या संभाषण बोलेंगे। दूसरा हमारा लेखन। इन 2 कौशलों को क्यों रखा गया? इसका कोई तो रीज़न होगा, वरना इसे हम इधर और इसे इधर भी तो कर सकते हैं ना? इसका क्या आखिरकार रीज़न है? कौन-सी ऐसी मतलब रीज़न है जिसको इसे उत्पादक कौशल या अभिव्यक्त्यात्मक कौशल में रखा गया? आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा, आगे तो जो बताएँगे, वो बताएँगे ही, लेकिन यहीं पर क्लियर हो जाएगा। देखो अभिव्यक्त्यात्मक, अभिव्यक्तात्मक का मतलब हम जो भी हमारी भाव अभिव्यक्ति है, हम जो भी कहना चाहते हैं, हम जो भी बोलना चाहते हैं, उसको व्यक्त करना, ठीक है? तो हम किस माध्यम से व्यक्त करेंगे? बस इतना दिमाग लगाओ कि हमारे जो भाव हैं, हमारे जो विचार हैं, उनको हम किस माध्यम से व्यक्त करेंगे? कोई तो माध्यम होगा, कोई तो कौशल होगा। अब किस कौशल के द्वारा कर सकते हैं भई हम व्यक्त? एक तो हमारा भाषण,
यानी कि बोलकर, यानी कि भाषण यानी बोलकर यानी वाचन के द्वारा। जैसे मैं अपने भावों को आप तक पहुंचा रही हूँ, अपने विचारों को आप तक पहुंचा रही हूँ। मैं जो भी आपको पढ़ाना चाह रही हूँ अपने विचारों के, अपने भावों के द्वारा, वो किस माध्यम से पहुंचा रही हूँ? किस माध्यम से? आपके भाषण यानी वाचन के माध्यम से, बोल करके, है ना? भाषण के माध्यम से। और दूसरा आता है आपका लेखन कौशल, या फिर मैं दूसरी क्रिया, दूसरा आपको किसके द्वारा पहुंचा रही हूँ? ये सारा लिख करके, लिखने के द्वारा आपको पहुंचा रही हूँ। भाई 2 ही तो माध्यम हुए मेरे विचारों को आप तक पहुंचाने के। एक माध्यम हुआ वाचन, बोलकर, एक माध्यम हुआ लिखकर। भाई पढ़कर तो मैं स्वयं ही पढ़ूंगी, आप तक थोड़ी पहुंचाऊंगी। भाई पढ़ना क्या हुआ? मेरा स्वयं का पढ़ना हुआ। बात समझ में आ रही है? लिखना, लिख करके पहुंचाना। और दूसरा आपका हुआ श्रवण, यानी सुनेंगे तो भी हम खुद में ही सुनेंगे। सुन के आपको थोड़ी ना पता लगेगा हमने क्या सुना है। हम बोलेंगे तभी तो पता चलेगा हमने क्या बोला, तभी तो आपको हमारे विचार पता चलेंगे। या फिर हम लिख करके बताएं। भाई पढ़ेंगे तो भी हम हमारे स्वयं के लिए है, सुनेंगे तो भी हमारे स्वयं के लिए है। लेकिन हम जब अपने विचारों को व्यक्त करना चाहें, आप तक पहुंचाना चाहें, तो हमें 2 कौशलों की आवश्यकता पड़ती है, जिसका नाम है भाषण और लेखन कौशल। यहाँ आपको ये दोनों चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बात करें हम श्रवण और पठन कौशल, जिन्हें अभिग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है। ग्रहणात्मक यानी हम अंदर से ग्रहण करते हैं। अच्छा, ग्रहणात्मक, इसे हमारा दोनों में क्यों लिखा गया? क्योंकि ग्रहण हम इन 2 कौशलों के द्वारा ही करते हैं। इन 2 कौशलों के अलावा हम इनके द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ग्रहण हम कैसे करेंगे? सुन करके। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, कहने का मतलब ग्रहण कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं जो भी बोल रही हूँ आप उसको क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो। या फिर श्रवण के द्वारा हो गया, या फिर पठन यानी पढ़ करके, या फिर पठन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ रहे हो और क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो। तो हम किसी भी बात को, किसी भी विचार को, किसी भी भाव को जो हम ग्रहण करते हैं, वो किस माध्यम से करते हैं? किस कौशल के द्वारा? इसके भी 2 कौशल होते हैं। एक तो पठन कौशल यानी पढ़ करके, और दूसरा आपका श्रवण कौशल यानी कि सुन करके। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम आगे। आगे देखिए, जैसा कि यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, श्रवणम पठनम, यानी श्रवणम सुन करके और पढ़ करके क्या करते हैं हम? अर्जनम, अर्जन करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे के भावों को, विचारों को, उनको अर्जन करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं। अवबोधनम, ज्ञान का अर्जन करते हैं। ग्रहणम, ग्रहण करते हैं, है ना? हम जो भी ज्ञान पाना चाहते हैं वो किसके माध्यम से? श्रवण और पठन। अब आती है भाषणम, श्रवणम, लेखनम, पठनम। इसका मतलब क्या है? यानी भाषणम बोले गए को सुनकर, लिखे गए को पढ़कर। बात समझ में आ रही है? बोले गए को, भाषणम माने बोलना, वाचन, बोले गए को सुनकर, जो बोल रही हूं मैं वो आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। लिखे गए को, ये लिखा हुआ है उसको क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। लिखे गए को पढ़कर हम क्या करते हैं? भावा नाम ग्रहणम, भावों को ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं? बोले गए को सुनकर और लिखे गए को पढ़कर। भावा नाम ग्रहणम, भावों को ग्रहण करते हैं, विचारों को ग्रहण करते हैं। बात क्लियर हो पा रही है? ये टॉपिक आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार बस पूरा पढ़ लीजिएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग प्लीज इसे कंप्लीट जरूर पढ़िएगा। क्योंकि कोई भी चीज को हम जब शुरू करते हैं, ठीक है, और हम अगर पूरा ना देखें तो वो अधूरी ज्ञान होता है ना, और अधूरा ज्ञान फिर हमारा वो समझ नहीं आता। इसलिए आप जिस चीज की भी शुरुआत करें उसको पूरा जरूर देखें, पूरा जरूर पढ़ें। अभी जब हम इसके प्रश्न करेंगे तो आपको समझ आएगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, आगे देखो। भाषणम लेखनम, भाषणम लेखनम यानी बोलना और लिखना क्या हो जाएगा? भावाभिव्यक्ति, यानी उत्पादक कौशल के नाम से जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है। भाषण से भी हम क्या करते हैं भाई? बोल करके अभिव्यक्ति करते हैं और लिख करके, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। चलिए अच्छा, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हमारा पहला कौशल है, पूरी बात अब हम इसके बारे में जानेंगे। ये पहला कौशल जो श्रवण कौशल है, ये श्रवण कौशल क्या है? श्रवण कौशल, जो श्रवण बना है ना, श्रु धातु से बनना है। श्रु धातु जो होती है संस्कृत में सुनने के अर्थ में प्रयोग में लाई जाती है। इसके रूप भी चलते हैं, वो जब धातु रूप पढ़ाएंगे तो वहां पर बनाएंगे, श्रोतु, श्रवंता, श्रवंतु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? श्रवण कौशल श्रु धातु से बनता है। श्रु धातु से इसका एक उद्देश्य है, देखिए उद्देश्य में क्या लिखा है? श्रुत्वार्थ ग्रहणम,
कितना अच्छे से आपको सीधे-सीधे एक बात में पूरी बात बता डाली, श्रुत्वार्थ ग्रहणम। क्या मतलब हुआ इसका? सुन करके अर्थ को ग्रहण करना, श्रुत्वार्थ ग्रहणम। यहाँ पे मैंने एक लाइन हिंदी में भी देखो लिखी गई है कि सुने गए का अर्थ ग्रहण करना, सुन करके अर्थ ग्रहण करना, सुने गए का अर्थ ग्रहण करना। ये इसलिए लिखा कि आप इसका मतलब समझ पाएँ, बाद में पता चले कि क्या मतलब हुआ इसका। हिंदी संस्कृत में थोड़ी-सी समस्या आती है ना कि अर्थों को निकालने की, इसीलिए दोनों चीज़ों में प्रोवाइड कराया है, ठीक है? श्रुत्वार्थ ग्रहणम यानी सुने गए का अर्थ ग्रहण करना, जो भी हम सुन रहे हैं, उसके अर्थ को भी समझना। ये नहीं हाँ, सुन लिया लेकिन पता ही नहीं क्या सुना और क्या नहीं। सुन लिया, पर मतलब नहीं पता क्या सुना, तो क्या फ़ायदा निकला सुनने का? क्योंकि जब तक हमें उसका अर्थ ही नहीं पता, श्रुत्वार्थ ग्रहणम यानी सुने गए का अर्थ ग्रहण करना कि क्या कहा गया, क्यों कहा गया, किस लिए था, ये सारे प्रश्न आपके सुनने के बाद भई इनका आंसर आपको मिल जाना चाहिए। तभी है श्रुत्वार्थ ग्रहणम यानी सुने गए का अर्थ ग्रहण करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं श्रवण कौशलस्य संपादनस्य उपाय। श्रवण कौशल के संपादन के उपाय तो कहला है आपका यदा अपरम वदति। जब कोई दूसरा बोले, यदा अपरम वदति, जब कोई दूसरा बोलता है, तदा तब अन्य मनसा वाचाम श्रुयात, तब उसे हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। श्रुयात सुनना चाहिए। जब जब कोई दूसरा बोले, समझ रहे हैं? तब हमें क्या करना चाहिए? उसको ध्यान पूर्वक से सुनना चाहिए। जैसे इस समय मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं आपका ध्यान कहीं और जा रहा है। आपको क्या करना है? अगर सच में आप क्वालिफाई एग्जाम अपना करना चाहते हैं, सीटेट का संस्कृत विषय लेना चाहते हैं, तब क्या करना पड़ेगा आपको? आपको सुनना पड़ेगा और जब तक आप ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भई इसका मेन जो आपका भई कौशल है, श्रवण कौशल, इसका क्या कार्य है, क्या उपाय है? तो जब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो, तब हमें उसे ध्यानपूर्वक उसकी बात को सुनना चाहिए। तभी हम उसकी बातों को, उसके विचारों को, उसके भावों को समझ पाएँगे। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। आगे है आपका श्रवण कौशलस्य साधनम। श्रवण कौशल के साधन यानी किन साधनों के द्वारा हम श्रवण कौशल को का विकास कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं श्रवण कौशल। ठीक है? तो किन साधनों के द्वारा? शिक्षिका यानी शिक्षक के द्वारा, शिक्षिका का मतलब शिक्षक यानी गुरुमुख के द्वारा। ठीक है? यानी गुरुमुख के द्वारा उसकी कही बातों को सुनकर, ठीक है? वो जो बता रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो गुरुमुख के माध्यम से यानी गुरु के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से। दूसरा है आपका रेडियो के माध्यम से। जैसे बहुत सारी चीज़ें रेडियो में पहले आती थी, अब तो रेडियो बहुत कम लोग सुनते हैं। आकाशवाणी वगैरह ये कार्यक्रम आते थे, जिसमें बहुत अच्छे-अच्छे कार्यक्रम आते थे। उनको सुनकर भी अपने ज्ञान को और आप बढ़ा सकते हैं। इसमें श्रवण कौशल का विकास आपका होता है। दूसरा है टेप रिकॉर्डर। जैसे कहीं आप गए, किसी की बातें आपको बहुत अच्छी लगी, उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं और दोबारा से सुनते हैं। या फिर जैसे आजकल टेक्निक चीज़ें ये चल रही हैं, टेक्निकल चीज़ें, जिसमें हम लोग आप लोग देखते हैं कि वीडियो पढ़ते हैं ना यूट्यूब पर, तो कई बार ऐसा होता है आपको किसी की वीडियो बहुत अच्छी लगी, उसको सुनने के लिए आप क्या करते हो? रिकॉर्ड कर लेते हो, है ना? तो पहले टेप रिकॉर्डर होते थे, उन पे रिकॉर्ड कर लेते थे, आजकल आप मोबाइल में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरा आता है देखो टेलीफ़ोन यानी इसे दूरवाणी भी कहा जाता है। पता लगे टेलीफ़ोन ना लिखकर दूरवाणी आ जाए और ना समझ पाओ। तो टेलीफ़ोन के माध्यम से आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप क्या करते हैं? आप फ़ोन करते हैं, उसके माध्यम से उन चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका श्रवणस्य लाभम, श्रवण कौशल के लाभ। श्रवण कौशल के लाभ क्या होते हैं? शब्द भंडार में वृद्धि। आप जितनी बातें, जितनी चीजें आप अच्छी-अच्छी बातों को, अच्छी-अच्छी चीजों को आप सुनेंगे, समझेंगे, उतनी ही ज्यादा आपके शब्द में वृद्धि होगी, शब्द भंडार में वृद्धि होगी, शब्दकोश में वृद्धि होगी। ठीक है? उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करना। जैसे बहुत सारे आपने बच्चे देखे होंगे जिस जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, उनका शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता। तो उनसे कहा जाता है बेटा बार-बार इसको सुनिए। जब आप बार-बार किसी चीज़ को सुनते हैं, तो आपको समझ आता है ये यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा है। तब आप उसका उच्चारण भी करने का प्रयास करते हैं। तो पहले आपको सुनना पड़ेगा,
तब आप उसका उच्चारण कर पाओगे, तब आपको उसका बोध होगा, उसका ज्ञान होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ दूर हो जाएँगी। ठीक है? ध्वनियों का विभेदीकरण, भई किसी भी की भी ध्वनि है, उसका विभेदीकरण हम कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? सुनकर ही तो करते हैं। अब मान लीजिए छोटा-सा शिशु है, उसे कैसे पता ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, मेरी भाई या बहन, ये किस चीज़ की आवाज़ है? वो सुनकर ही तो, सर्वप्रथम सुनना, श्रवण कौशल। तो सर्वप्रथम वो सुनकर ही अनुमान लगाता है, ये मेरी माता की आवाज़ है। भई स्पर्श करता है, जब छूता है तब उसे पता चलता है कि माँ है या बहन है या भाई है। बाकी अगर वो दूर से अगर कोई बोल रहा है तो उसको वो सुनने की क्षमता जो उसकी होती है, उससे अनुमान लगाता है ये मेरी माँ की आवाज़ है। तो सुन करके, है ना, हम ध्वनियों का क्या करते हैं, विभेद अंतर करते हैं। आपने इसमें एक थ्योरी भी पढ़ी होगी पॉवलव की, जैसा कि मैंने बताया, उसमें क्या होता है, कुत्ते को से में गले में घंटी बांध दी जाती है ना? और घंटी की जो आवाज़ होती है उसको रस्सी से बांध दिया जाता है उसके गले से, और घंटी की आवाज़ आते ही उसे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, भोजन आने वाला है। ऐसे ही उसको फिर बाद में अंत में बहुत सारी ध्वनियों में विभेद करना पड़ता है ना? उद्दीपक के तौर पे। तो ऐसे अगर हम सुनेंगे नहीं, तो हम कैसे जानेंगे ये ध्वनि बिल्ली की है, कुत्ते की है, मनुष्य की है, सियार की है, किसकी है? तो सुनकर ही तो हम ध्वनियों में विभेद करते हैं ना? तो ये आपका हो गया इसके लाभ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौशल आता है आपका कौन-सा? भाषण कौशल। ठीक? भाषण माने जैसा कि मैंने बताया वाचन यानी बोलना। ठीक? भाषण कौशल को हम वाचन कौशल भी कहते हैं। अब आपने अक्सर बोलते हुए तो बहुत लोगों को सुना है, बोलते हैं, काफ़ी बोलते हैं, लेकिन वो कोई कुशलता, ऐसा नहीं कि कुशलता, वाचन कौशल में जो विकास है, उसमें कुशलता हासिल करना, वाचन कौशल में निपुण होना, इसके भी बहुत सारे अन्य कारण हैं। तो यहाँ पे देखो एक इमेज आपको दिख रही होगी, एक चित्र, ये बच्ची जो है वो बोल रही है, वाचन कौशल। आप अगर वाचन कौशल में कुशल हैं, यानी वाचन कौशल आप वाचन कौशल में निपुण हैं, आप अच्छा बोलना जानते हैं, तो आपने देखा होगा, आप स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय में जब, तो आपको कहीं न कहीं जो आपकी प्रतियोगिताएँ होती हैं, उसमें भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट लेने के लिए आपको शिक्षक आपके बुलाते हैं, कि बेटा आप इसमें रहिए, ठीक है? आपको ये भाषण देना है क्योंकि आपका वाचन कौशल अच्छा है, या डिबेट कॉम्पिटिशन, ये सारी चीज़ें रहती हैं। समझ रहे हैं आप? तो वाचन कौशल, इसका उद्देश्य क्या होता है भाषण का? मौखिकाभिव्यक्ति, मौखिकाभिव्यक्ति, मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना, मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना किसको? विचारों और भावों को। जैसा कि इस समय मैं आपसे क्या कैसे बात कर रही हूँ, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर मेरी जो बात आपसे इस टाइम हो रही है वो कैसी? मौखिकाभिव्यक्ति, वाचन के द्वारा, बोलने के द्वारा, यानी अपने भावों को, अपने विचारों को मौखिक रूप से आप तक पहुंचा रही हूँ। लिखित रूप से भी है ये, लेकिन मौखिक रूप से भी। तो मौखिकाभिव्यक्ति भाषण कौशल कहलाता है, कि भाषण कौशल का जो विकास है, यानी मौखिक रूप से अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। यदि हम ना बोलें, मान लीजिए आपको कोई समस्या है, आपको कोई परेशानी है और आप नहीं बोल रहे हैं, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा इसे क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, या आपको कोई प्रश्न समझ नहीं आया, जब तक आप नहीं बोलोगे, नहीं कहोगे, कैसे पता चलेगा कि इसे क्या परेशानी? तो मौखिक रूप से अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, मौखिकाभिव्यक्ति इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक। आगे देखिए, श्रवण कौशलस्य साधनम, श्रवण कौशल के साधन या विषय पहला इन्होंने दिया, कौन सा साधन? संभाषण, यानी संभाषण के द्वारा भी हमारा जो वाचन कौशल होता है, यानी भाषण कौशल होता है, उसमें विकास होता है। समझ रहे हो? हम संभाषण करते हैं, भाषण कौशल, संभाषण कौशल, हम बोलते हैं, कोई भी हमें टॉपिक भी दिया जाता है, हम वैसे भी वाचन करते हैं, बोलते हैं। दूसरा है वाद-विवाद, यानी इसको हम कहते हैं डिबेट कॉम्पिटिशन। वाद-विवाद अगर नहीं जानते हो आप, तो डिबेट तो जानते हो, डिबेट जो होती है ना, डिबेट कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता के द्वारा, जिसे हम प्रतियोगिता के द्वारा भी बोल सकते हैं, कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर डिबेट कराई जाती है। कई बच्चों ने ये जो बीएड या बीटीसी करे होंगे, उन लोगों ने ये किया भी होगा। साक्षात्कार के द्वारा, इंटरव्यू, जिसे साक्षात्कार को हम इंग्लिश में इंटरव्यू भी बोलते हैं। तो इंटरव्यू के द्वारा, जैसा कि हमारे एग्जाम होते हैं, अभी आपका केवीएस का, उसके बाद उसमें जो बच्चे उत्तीर्ण हुए, सफल हुए, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो साक्षात्कार के द्वारा भी, वहां पर भी आपको मौखिक रूप से ही बोलना होता है, मौखिकाभिव्यक्ति करनी होती है अपने भावों और विचारों के द्वारा। लास्ट है गीत व गोष्ठी के माध्यम से, गीत व गोष्ठी के,
यानी आपसे कोई भी आपको प्रतियोगिताएँ आपके स्कूल में चलती रहती हैं, गीत प्रतियोगिता, गोष्ठी होती है, तो कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, बोला जाता है भई इस पर आप कुछ शब्द बोलिए या कोई टॉपिक दिए इस पे भई कोई गीत सुनाइए, प्रस्तुत कीजिए, है ना? तो ये सब किसके माध्यम से? भाषण कौशल। इसके ये साधन है, इसके माध्यम से कराया जाता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका भाषणस्य लाभम, यानी भाषण कौशल के लाभ, ठीक है? या वाचन कौशल के लाभ। बोलने में कुशलता, उच्चारण दोष में कमी। अच्छा, बोलने में कुशलता, भई भाषण कौशल आप इतना तो समझ ही गए हैं कि भाषण कौशल है, वाचन कौशल है, जितना ज़्यादा आप वाचन करेंगे किसी चीज़ का, समझ में आ रहा है? उतना ही आप बोलने में कुशल होंगे। फिर लिखा है उच्चारण दोष में कमी, जैसे कई बच्चे होते हैं श्लोक नहीं बोल पाते हैं, तो उनसे कहा जाता है बेटा आप इसका वाचन कीजिए। वाचन करने का मतलब इसको दोहराइए, इसको बोलिए, रिपीट करिए, बार-बार बोलिए, बार-बार वाचन कीजिए और जितनी बार आप वाचन करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके उच्चारण में शुद्धता आएगी। ठीक है? तो उच्चारण दोष में कमी, यानी जो भी हम उच्चारित करते हैं, उच्चारण करते हैं, अगर उसमें कोई कमी है, तो वो किससे दूर होगी? भाषण कौशल के द्वारा। ठीक है? आगे बात करते हैं हम लोग। अब आता है तीसरा कौशल हमारा, पठन कौशल। ठीक है? तीसरा कौशल है पठन कौशल, यानी कि पढ़ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इस इमेज में पठन कौशल, यानी ये 2 बहनें हैं या फ्रेंड हैं, मित्र हैं, सहेलियाँ हैं, ये क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं। आपको दिख रहा है पठन कौशल। तीसरा कौशल क्या है? भाषा कौशल का हमारा पठन कौशल, यानी पढ़ने के द्वारा भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। लेकिन पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्या है? पढ़ करके उसके अर्थ को ग्रहण करना, तब पठन कौशल कहलाएगा। पठन कौशल मात्र इतना नहीं कि आपने पढ़ दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। पठन कौशल का मतलब है कि पढ़ करके उसके अर्थ को समझना, तब आपका वो पठन कौशल हुआ। देखो इसका उद्देश्य क्या है? पठित्वार्थ ग्रहणम, यानी पढ़े गए को, यानी पढ़ करके उसके विचारों को का अर्थ ग्रहण करना। पढ़ करके उसके विचारों का अर्थ ग्रहण करना, या पढ़े हुए का हमें अर्थ पता होना चाहिए, तभी हम उसमें कुशल हैं। ये थोड़ी हमने पढ़ दिया हमें समझ ही नहीं आया ये था क्या, पढ़ना तो आता है पर ये मतलब ही नहीं पता उसका क्या है। तो पढ़ करके उसके विचारों को या उसके अर्थ को ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा? पठन कौशल कहलाता है। देखिए जैसे लिखा है, लिखित रूप को समाचार पत्र, पुस्तक, मैगजीन इत्यादि को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। जैसे आप सुबह-सुबह कुछ बच्चे होंगे जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, है ना? उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रहती हैं, कुछ तो आप पढ़ते चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं क्या पढ़ लिया। लेकिन पढ़ करके उसको समझना, उसके अर्थ को ग्रहण करना, तब वो पठन कौशल है, तब आप उसमें कुशल हैं, अन्यथा उसमें कुशल नहीं हैं। ठीक है? पठन कौशल क्या है? पढ़ करके उसके अर्थ को ग्रहण करना, उसमें विकास। आगे बढ़ते हैं। तभी तो आपका भई जो है भाषा कौशल में विकास होगा, अन्यथा थोड़ी हो जाएगा। पठन कौशलस्य प्रकार, इसके 2 प्रकार होते हैं। पठन कौशलस्य द्विप्रकारम्, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सस्वर पठन, एक होता है मौन पठन। सस्वर पठन क्या होता है? आदर्श वाचन भी इसे कहा जाता है। आदर्श वाचन, यानी कि आदर्श वाचन जो कराता है वो शिक्षक कराता है। आपसे पूछा जाए सस्वर पठन किसके द्वारा होता है, तो शिक्षक के द्वारा होता है। मौन पठन छात्रों के द्वारा होता है। जो सस्वर पठन होता है वो आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन होता है, दोनों। ठीक है? समझ में आ रहा है? आदर्श वाचन जो शिक्षक करता है और अनुकरण कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। ये सामूहिक और समवेत वाचन भी कहा जाता है। दूसरी चीज आती है मौन वाचन। मौन वाचन आपका कई प्रकार का होता है, जैसे कि गंभीर वाचन इसे बोलते हैं हम मौन पठन को, और इसे द्रुत द्रुत पठन या द्रुत वाचन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है? बोलना नहीं, मौन रूप से पढ़ते हैं। ये जो है आपका, ये जो है प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी माना जाता है सस्वर पठन। ये आपका माध्यमिक कक्षा के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी माना जाता है। क्योंकि अगर जो हम ये वाला जो है, अगर हम कहें सस्वर पठन हम अगर उच्च कक्षाओं के लिए करें तो बहुत शोर-शराबा होगा, है ना? वो बच्चे समझदार हो जाते हैं, सीख जाते हैं, और छोटे बच्चों को अगर मौन वाचन करें तो मौन तो रहते ही नहीं, है ना? तो उनको लय पूर्वक, गीत पूर्वक, है ना? इन सब के द्वारा हम उन्हें सिखाते हैं, बोलते हैं। तो मौन वचन कभी भी आपका प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी
नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये माध्यमिक और उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। इसे हम द्रुत पठन या द्रुत वाचन भी इसमें होता है। द्रुत का मतलब होता है जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी पढ़ना। जैसे अभी तो आपके पास समय है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, आराम-आराम से पढ़ सकते हो, एक-एक चीज़ को बहुत विस्तार से, बढ़िया से कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आपके पास समय कम है और आप क्या करना चाहते हैं पूरी तैयारी जल्दी से, तब आप क्या करते हो द्रुत पठन। मौन पठन के अंतर द्रुत पठन यानी द्रुत वाचन जो होता है, जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी मौन पठन करते हो उसको, है ना? कि इसको पलट लिया, पूरा नोट्स बना हुआ है, इसको देख लिया। ये सब आप कब करते हैं? एग्ज़ाम नज़दीक, तब आप इसके अंदर एक आता है द्रुत, उसको करते हैं। देखिए आगे। अच्छा यहाँ पे लिखा भी है देखो, सस्वर पठन के अंतर्गत प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी, शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचनम, अनुकरणम वाचनम, सामूहिक या संवेत वाचनम। इसमें समूह में भी वाचन कराया जाता है। भई आपने देखा होगा जब आप विद्यालय में पढ़ते होंगे तो 4-4 के समूह को उठा दिया जाता है और कहते हैं भई पढ़िए, है ना? तो 1 पॉइंट वो पढ़ रहा है, 1 पॉइंट वो पढ़ रहा है, इस तरह से। अगला आता है मौन पठन, केवल छात्र मौन पठन करते हैं। भई शिक्षक तो कभी मौन पठन कर ही नहीं सकता, ये बात तो आप भी समझते हैं, क्योंकि भावी शिक्षक बनने वाले हैं, सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद एसटेट देंगे, आप शिक्षक बनेंगे, है ना? तो इसके साथ-साथ इतना तो आप समझते हैं भई अगर शिक्षक मौन वाचन करेगा या मौन पठन करेगा, तो फिर पढ़ाएगा कौन? मैं हूँ, अगर अभी अब मैं मौन पठन करूँ तो फिर आपको कौन पढ़ाएगा? है ना? तो कभी शिक्षक नहीं करता है, हमेशा याद रखिए, मौन पठन सदैव ही छात्र करता है। ठीक, प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? हमने आपको बताया प्राथमिक कक्षा में बच्चे भई मौन नहीं रह पाते, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें गीत, लय इन सब के द्वारा सिखाया जाता है। अगला आपका आता है उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। सामान्य मौन वाचन, गंभीर मौन वाचन, द्रुत मौन वाचन। सामान्य यानी सामान्य रूप से आराम-आराम से पढ़ना, गंभीर किसी बात पर गंभीरता से सोचना, समझ रहे हैं? गंभीरता से सोचना, उसके बारे में पूर्णतः निष्कर्ष निकालना मौन रूप में। द्रुत मौन वाचन यानी जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी पूरा रिवाइज़ करना। समझ में आ रहा है सभी को? और उम्मीद भी है कि आपको सबको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। पठनस्य लाभम, पठन के लाभ। विषयस्य ज्ञानम वर्धति, विषय में जो विषय है, विषय के ज्ञान में वर्धति यानी वृद्धि करता है, ठीक है? बढ़ाता है, विषय के ज्ञान को बढ़ाता है। ज्ञानस्य विस्तारम भवति, ज्ञान का विस्तार होता है। व्यवहारेषु दक्षता आगच्छत, व्यवहार में दक्षता आती है, शुद्धता आती है ना? जितनी ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ते हैं, हम पढ़कर ही तो समझते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ करके उसके अर्थ को ग्रहण कर करके तब हम सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? तो व्यवहार में दक्षता आती है। शब्दानाम उच्चारणम शुद्धम एवं विकासम भवति, शब्दों का उच्चारण शुद्ध एवं विकास मतलब शब्दों के उच्चारण का शुद्ध विकास होता है। शब्दों के उच्चारण का मतलब क्या है? जैसे शब्द शब्द जो हैं, आप जो बोलते हैं, आपको कहीं पर लग रहा है ये गलत है, तो आप पढ़ करके उसे सही करते हैं। भई सही क्या लिखा हुआ है, हम दोबारा पढ़ेंगे, हम तिबारा पढ़ेंगे, हम बार-बार पढ़ेंगे। जब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला शब्द ऐसे बना है, ऐसे नहीं बना है, तब हमारा क्या होता है उच्चारण में शुद्धता आती है, उसमें विकास होता है। ठीक है? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। पठन कौशल की विधियां, यहाँ पर पठन कौशल की विधियां बताई गई हैं। तो अक्षर वर्ण विधि होती है, शब्द विधि जिसे श्रेष्ठ विधि भी कहा जाता है पठन कौशल की, शब्दों के माध्यम से, वाक्य पद्धति के माध्यम से आपको सिखाया जाता है, कथा विधि के द्वारा सिखाया जाता है और कविता विधि के द्वारा भी सिखाया जाता है। यहाँ पर जो आप पठन कौशल की विधियां जो पढ़ रहे हैं, इसमें जब हम गद्य पद्य शिक्षण पढ़ेंगे ना आगे कि गद्य शिक्षण क्या, पद्य शिक्षण क्या, तब वहां पर हम विधियां ये अलग-अलग पढ़े, कथा विधि किसके अंतर्गत आती है, कविता विधि किसके अंतर्गत आती है, क्योंकि यहाँ तो पठन कौशल है, यहाँ तो दोनों आ गई, वहां पर अलग-अलग प्रयोग होंगी कि गद्य शिक्षण में कौन सी विधि प्रयोग होगी और पद्य शिक्षण में कौन सी, जैसे लय है, कविता विधि है, ये सब गति, यति ये सब पद्य में रहती है ना? तो इन विधियों का हम प्रयोग करते हैं पठन कौशल के लिए। लास्ट कौशल आपका आता है लेखन कौशल। लेखन कौशल, लिखे गए को जो लिखा हुआ है उसका अर्थ ग्रहण करना, उसको समझना, ठीक है? वो क्या होता है आपका लेखन कौशल, लिखने के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करें, आप तक पहुंचाएं। किसके द्वारा? लेखन कौशल के द्वारा। देखिए, पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति, क्या लिखा हुआ है? पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति, पढ़े हुए लिखित रूप से अभिव्यक्त करना, पढ़े हुए को, यहाँ पे को छूट गया है, पढ़े हुए को लिखित रूप से अभिव्यक्त करना।
यानी जो भी आपने पढ़ा है, जो भी अभी तक आपने सीखा है, उसको आप कैसे अभिव्यक्त करो तो उसका एक माध्यम लेखन कौशल भी होता है। मान लीजिए आपको बोलने में झिझक आ रही है, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर जो आपने पढ़ा है, उसको किस रूप से, किस माध्यम से अच्छा इसका सबसे अच्छा प्रयोग कहाँ करते हैं आप लोग? बताइएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका सबसे अच्छा प्रयोग आप कहाँ करते हैं लेखन कौशल का? सबसे अच्छा अगर प्रयोग देखा जाए, आप लोग अपने माध्यम से बताइएगा, अब मैं बता रही हूँ। जब आप परीक्षा देने जाते हैं, यानी एग्ज़ाम जब आपके होते हैं, अभी आपने बीएड का दिया होगा या वीटीसी का दिया होगा, इससे पहले आप एग्ज़ाम ही देते हैं, है ना? 12th हो गया, बीए, बीएड वगैरह जो भी आपने करा होगा, उसमें जब आप एग्ज़ाम देते हैं, तो क्या करते हैं? भई पढ़कर घर से जाते हैं, उस पढ़े हुए को क्या करते हैं? लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं। कहाँ? अपने एग्ज़ाम में। तभी तो पता चलता है कि आपने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, क्या व्यक्त कर रहे हो आप। और बीएड में तो यही देखा जाता है कि आपके भाव क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, है ना? जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, उसको किस प्रकार से अभिव्यक्त कर रहे हो। समझ में आ रहा है? और वही लिखा है कि पठितस्य लिखता व्यक्ति, पढ़े हुए को अभिव्यक्त करना। क्या होता है? लेखन कौशल के माध्यम से। सबसे अच्छा प्रयोग आप तो इसका एग्ज़ाम में ही करते हो, देखा जाए तो। अपने विचारों को, भावों को आपने कितना सीखा है, कैसे सीखा है, क्या पढ़ा है? आपकी नज़रों में उसका उसका अर्थ क्या है? ये सारी चीज़ें आप कहाँ बताते हो, है ना? ये सब पता चलता है आपके एग्ज़ाम में। देखो भाव विचारों का अभिव्यक्त रूप, सृजनात्मक रचनात्मक कौशल का विकास, किसके माध्यम से? लेखन। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कितनी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो, कितना आपके अंदर रचनात्मक कौशल, सृजनात्मक कौशल इन सब का जो विकास होता है, अपने भावों को किस तरह से आप व्यक्त कर पा रहे हो लिखित रूप में, ये सब पता चलता है किसके माध्यम से? लेखन कौशल के माध्यम से। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लेखन कौशल की विधियां। अब बात करें हम किन-किन विधियों के द्वारा, तो आपकी जो पहली विधि है जैसा कि कहा मोंटेसरी विधि, ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए आपकी उपयोगी होती है। ठीक है? मोंटेसरी विधि होती है जो मौर्य मोंटेसरी ने दी थी, आपने नाम भी इनका सुना होगा मौर्य मोंटेसरी, जो कि आपकी प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। ठीक है? इसमें क्या होता है, जैसे कि बच्चा जो है इंद्रियों के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है, इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, छू करके, देख करके, है ना? मोंटेसरी विधि में। दूसरी अनुकरण विधि है जिसके बारे में तो आप बहुत अच्छे समझते होंगे। अनुकरण के द्वारा सीखना, पहले शिक्षक कहता है, बच्चा उसका अनुकरण करता है ना? शिक्षक बताता है, बच्चा उसको देख करके उसका अनुकरण करता है। वो है आपकी अनुकरण विधि और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए बच्चा सीखता है, तो किस विधि के द्वारा? अनुकरण विधि के द्वारा ही सबसे अधिक बच्चा सीखता है क्योंकि शुरुआत से जन्म के बाद जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, धीरे-धीरे बच्चा बोलना, चलना ये सब शुरू करता है, तो अनुकरण के माध्यम से अगर उसके घर में छोटा भाई-बहन है, मतलब सॉरी बड़ा भाई-बहन है, तो क्या करता है? अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो उसको ध्यान से देखेगा और वो भी करना चाहेगा। अगर माँ ने उससे कहा बेटा पानी ले आओ तो छोटा वाला भी दौड़ के जाता है और लाने की कोशिश करता है। अनुकरण के द्वारा अगर घर में बहुत अच्छे लोग सभ्य रूप से बोल रहे हैं, अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, तो बच्चा वही सीखता है, अनुकरण करता है ना। और अगर घर में अपशब्द बोले जा रहे हैं, है ना? गाली-गलौज वाले शब्द बोले जा रहे हैं, तो बच्चा उन्हें सीखता है। कहते हैं, "कहाँ से सीखा भई तुमने ये?" है ना? तो क्या होता है सबसे ज़्यादा बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अगली विधि आती है जैकटॉट विधि। ध्यान रखिएगा किसमें प्रयोग होती है? लेखन कौशल में। जैकटॉट विधि। जैकटॉट विधि का हम यहाँ पे किस प्रकार प्रयोग करेंगे? तो इसमें छात्रों के द्वारा जो भी छात्रों को पता है, जो भी छात्र जानते हैं, यानी कह सकते हैं हम पूर्व ज्ञान पर आधारित, बातों को समझाना या बातों को लिखवाना। जैसे हमने कहा कि बच्चा किसी भी बात को हमने उससे पूछा और पहले से क्योंकि प्राथमिक शिक्षा तो हमारी घर पे ही दी जाती है ना, पूर्व शिक्षा, तो पहले से वो बहुत कुछ जानता है। तो उसमें कुछ भी हमने जो वो जानता है उससे संबंधित उसे कुछ दिया और कहा इस पर 2-4 शब्द या ऐसे शब्द लिखिए। अगला आता है उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि क्या होती है? इसे भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। कोई भी हमने एक टॉपिक दे दिया, उस पे छोटा-सा हमने निबंध लिखने को बोल दिया। जैसा कि क्या होता है आप 5th क्लास में होते हैं, 4th क्लास में होते हैं, 8th क्लास में तो वहाँ पे आपको कभी गाय पे 8 वाक्य लिखने को दे दिए, विद्यालय पे 8 वाक्य, मित्र पे, है ना? तो ये किस विधि के द्वारा? उद्बोधन विधि। अगली आती है तर्क-वितर्क विधि। इसका प्रयोग जो किया जाता है राजनीतिक में किया जाता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर बच्चे इसका प्रयोग नहीं करते हैं, उन पर ये प्रयोग नहीं किया जाता। इसका जो प्रयोग होता है वो राजनीतिक विधि मतलब राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा होता है, ठीक है? राजनीति के द्वारा होता है तर्क-वितर्क विधि। ये आपकी विधियाँ थी लेखन कौशल की, ठीक है? यहाँ तक सभी को आपको क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करते हैं
कि चारों कौशल आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसमें कोई भी किसी तरह का अगर डाउट हो, किसी तरह की परेशानी हो, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो आप कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार से हर टॉपिक को क्लियर करने के लिए, हर एक टॉपिक से संबंधित प्रश्न करने के लिए, पूरे-पूरे टॉपिक को पूरे विस्तार रूप में जानने के लिए, ठीक है? संस के साथ हिंदी मतलब उसकी आप जाने हिंदी व्याख्या भी, तो इसके लिए मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगी, आप यहाँ पर ज़रूर जॉइन करें और इसके लिए आप एप्लीकेशन जो है सचिन अकेडमी का डाउनलोड करना ना भूलें, ठीक है? तो अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम करना चाहते हैं, उसके एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स से करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप ये ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स आप ले सकते हैं, है ना? चलिए, बाकी हम बात करते हैं आगे। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे आ गया है, भाषा या संबंधा येन सह भवति। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। अभी हम पूरा बता चुके हैं, पूरा पढ़ा चुके हैं। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देंगे। मानवस्य हृदयेन सह, मानवस्य वागेत्रेण सह, द्वाभ्याम सह, न केन अपि सह। बहुत ही देखो संस्कृत इतनी कठिन होती नहीं है जितना आप समझते हैं। एक-एक शब्द की संस्कृत हिंदी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है? बहुत ही आसानी से आपको इसकी हिंदी समझ में आ जाएगी। आप जल्दी से बताइए। देखिए, इसमें जो दिया है मानवस्य हृदय निश्चय है। मानवस्य वागेन्द्रेण देखो भाषाया यानी भाषा का संबंध एन सह भवति। ये किसके साथ होता है? जो है भाषा का संबंध किसके साथ में होता है? जिससे जिसके साथ होता है, लिखा ना सह भवति। सह साथ के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो मानवस्य हृदय से मानव हृदय के साथ में, मानवस्य वागेत्रेण से मानवस्य यानी मानव के वागेंत्रेण के द्वारा वागेंत्रेण के साथ में, या द्वाभ्याम से दोनों के साथ में, ना केनपि से इनमें से किसी के साथ में नहीं। तो अभी हमने जब आपसे बात कर रहे थे भाषा की, भाई भाषा कौशल ही तो पढ़ रहे हैं, तो भाषा का संबंध किससे होता है? मानव के हृदय से होता है। आप जानते हैं जब तक उसके हृदय में भाव और विचार नहीं आएंगे, वो व्यक्त नहीं करेगा, आप तक उसकी बात नहीं पहुंचेगी, आप समझ नहीं पाओगे। दूसरा है मानवस्य वागेंत्रेण से है। हृदय में विचार तो हमारे आ गए, लेकिन वाग यंत्रण के द्वारा हमने व्यक्त नहीं करे। समझ रहे हो? वाचन कौशल के द्वारा हमने व्यक्त नहीं करे। हमने सुन तो लिया, हमारे मन में विचार तो बहुत हैं, तब तक वो दोनों आप तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इन दोनों का साथ होता है, इन दोनों का संबंध रहता है। दो अभ्याम से राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर? आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान सा, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। जबकि अब आपका थोड़ी कठिनाई का प्रश्न बनने लगा है। आगे आपको बताएंगे कठिनता का भी स्तर कि किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। संस्कृत भाषाया शिक्षणे प्रथम भाषा कौशलम। तो संस्कृत भाषा का शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल कौन सा है? भाषणम, लेखनम, श्रवणम, पठनम। जैसा कि मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी, सुबोपली। सुबो मतलब सुनना, सुनना को संस्कृत में क्या कहते हैं? श्रवण। तो प्रथम कौशल पूछा गया है, आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा? श्रवणम। क्लियर है? बताइए। अगला हम लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा कौशल का अंतिम सोपान, भाषा कौशल से अंतिम सोपानम अस्ति। तो भाषा कौशल का अंतिम सोपान कौन सा हो जाएगा? सुबोपली। क्या हो जाएगा? लिखना, लेखन कौशल। ये एक हिंदी में टाइप हो गया है प्रश्न, लेकिन प्रश्न आपके सभी संस्कृत में आते हैं, बाकी प्रश्न आपके सभी संस्कृत में लिखे हुए हैं। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, वाक कौशलम संवर्धयितुम उत्तमोपायः। वाक कौशल को बढ़ाने के लिए, संवर्धितुम बढ़ाने, संवर्धित करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए, उत्तमोपाय, उत्तम उपाय क्या है? भाई बताना है आपको। तो वास्तविक जीवन संदर्भेशु, तो आराम से आपको शब्द समझ में आ रहा है, वास्तविक जीवन समझ में आ रहा है। संदर्भेशु यानी संदर्भ में, है ना? संवहनम वास्तव जीवन के संदर्भ में है, या फिर अध्यापक दत्त प्रतिमानानाम श्रवणम, अध्यापक दत्त अध्यापक के द्वारा किए गए कार्य के प्रतिमान के द्वारा, ठीक, उसके द्वारा सुनने से, उसके द्वारा, या फिर संभाषणे सर्वथा दोषाणाम परिणाम, यानी संभाषण में सर्वथा यानी हमेशा दोषों का क्या होता है? परिहरण, यानी कि दोषों को दूर किया जाता है। ठीक है? अहान्यान युक्त क्लिष्ट क्लिष्टर पाठानाम पठनम। अहान्यान माने मतलब अहान्यान यानी सुने गए, सुनी गई युक्तियों को
क्लिष्ट यानी कठिन, ठीक है। पाठानाम यानी पढ़ करके, पाठानाम पठनम, पठनम यानी पाठ में पढ़ करके। तो ये इनमें से कौन सा सही होगा? इन्होंने कही है वाक कौशल की बात। अब आप खुद बताइए, वाक कौशल ना तो वास्तविक जीवन संदर्भेशु से कोई मतलब रह रहा है, ना ही अध्यापक दत्त कार्य से रह रहा है। अब वाक कौशल का मतलब हम बार बार आपको बता रहे थे अभी पीछे कि वाक कौशल यानी बोलना, यानी वाचन, यानी भाषण, यानी संभाषण। ये सब मैंने आपको अभी एक दूसरे से लिंक करके बताए थे कि नहीं? तो जब भी हमारी वाक कौशल को बढ़ाने में उत्तम उपाय की बात है कि वाक कौशल को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि भाई हम क्या करें, संभाषण, जो हम वाक कौशल का हमारा उत्तम उपाय होता है, संभाषण के द्वारा, हम संभाषण यानी वाचन कौशल के द्वारा हमारी क्या होती है, वाक कौशल में शुद्धता आती है, जो उसमें अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, उनके दोषों को, उनकी अशुद्धियों को दूर करता है। कौन? वाक कौशल। और देखिए लिखा है सर्वथा यानी हमेशा, संभाषण में हमेशा वाक कौशल लिखा है, भाई बढ़ाता है। इसका उत्तम उपाय क्या है कि संभाषण में हमेशा दोषों को क्या करता है, परिहरणम यानी दूर करता है। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को, है ना? आगे देखो, आपको लग रहा होगा कि भाई संस्कृत बहुत कठिन होती है, हमें समझ नहीं आता। अब देखो आपको कितना सरल लग रहा है, एक एक शब्द बिल्कुल हिंदी के जैसे निकलेगा, बिल्कुल कुछ भी कठिन नहीं है। बहुत आसानी से आप प्रश्नों को हल कर सकते हो, बहुत आसानी से इनका अर्थ निकाल सकते हो, कुछ भी कठिन नहीं होता है। आप समझते चलिए, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं। देखो पठन कौशल, पठन कौशल, छात्र है, तृतीया लगी हुई है। अभी आपको जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे तो समझा देंगे कि विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं और कैसे आपके शब्द रूप में किस तरह से उसके अर्थ निकलते हैं। छात्र है, तृतीया व्यक्ति का बहुवचन है, तो छात्र के द्वारा हो जाएगा, है ना, यानी छात्रों के द्वारा। तो पठन कौशल छात्रों के जो द्वारा, तदा तब गृह्यते यदा, तब ग्रहण करा जाता है जब, तदा माने तब, यदा माने जब। तो जब उच्च पठ्यते, जब ऊंचा पठन करते हैं, या प्रकर्षण कठिना परीक्षा कृते, यानी जो कठिन परीक्षा होती है उसको करते हैं प्रकर्षण करने समय, या अर्थ ग्रहण पुरस्सरम, अर्थ ग्रहण पुरस्सरम पठ्यते, अर्थ ग्रहण करते समय पढ़ते हैं अर्थ ग्रहण करके, ठीक है, या संवेगम पठने क्रियते, संवेग पठन में करते हैं, ठीक है, इमोशंस। तो आपसे पूछा है पठन कौशल छात्र है, पठन कौशल छात्र द्वारा तब ग्रहण किया जाता है। तो पठन कौशल का सीधे सीधे आपको अच्छे से पता था, अभी समझाया था कि कब पठन कौशल को ग्रहण किया जाएगा, तब जब अर्थ ग्रहण उसका किया जाए, पढ़े हुए को अर्थ ग्रहण करना, तभी तो पठन कौशल में पठन कौशल होगा। ऐसा थोड़ी ना पठन कौशल हो गया कि पढ़ लिया, पढ़े हुए का अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण पुरुषरम पठ्यते, ठीक है, पढ़े हुए का अर्थ ग्रहण करना। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका छठा प्रश्न, वाक कौशल से वर्धने, यानी वाक कौशल के वर्धन यानी बढ़ाने में परिणामकारी, भाई परिणामकारी गतिविधिशु, गतिविधियों में अन्यतमा, कौन सी अन्यतम है, कौन सी उत्तम है? तो कह रहे हैं वाक कौशल को बढ़ाने में जो परिणामकारी गतिविधि है वो कौन सी सबसे ज्यादा उत्तम होगी? तो स्थानापत्ति सारण्य अभ्यास, स्थानापत्ति की सारणी है वो, अब उसका अभ्यास, वस्तुनिष्ठ व्याकरण परीक्षा, वस्तुनिष्ठ व्याकरण परीक्षा के द्वारा, या अभिनय, या वाचन। तो अगर आपने थोड़ा-सा भी सोचा होगा, ज़रा-सा भी अगर आपने ध्यान से पूरा टॉपिक पढ़ा है, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको भाषा कौशल, तो इसका आंसर देने में आपको देर नहीं लगेगी। क्वेश्चन तो बहुत लंबा-सा है और आंसर चुटकी में निकल आएगा। क्योंकि आप जानते हैं जब वाक कौशल की बात हो रही है, तो बात यहाँ पर किसकी आ रही होगी? वाचन की, ना कि अभिनय की। अभिनय से कोई मतलब ही नहीं है। भई वाक कौशल का अभिनय से क्या मतलब? बताओ, या वस्तुनिष्ठ व्याकरण से क्या मतलब? या फिर स्थानापत्ति सारणी अभ्यास से क्या मतलब है? वाक कौशल यानी वाचन, यानी बोलना, यानी भाषण, उसमें संवर्धन में जो परिणामकारी युक्ति होगी वो कौन सी होगी? वाचन ही तो होगी। अगर वाक कौशल को हमें अच्छा करना है, वाक कौशल यानी भाषण कौशल को हमें अच्छा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सर्वाधिक वाचन करना पड़ेगा। अभी हमने इसे पढ़ा था कि नहीं? तो आपको एक-एक प्रश्न आपको समझ में आ रहा हो कि किस तरह के प्रश्न आपके बनेंगे और किस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं। ये सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न आपको नहीं करा रहे हैं जो परीक्षा में आया हुआ नहीं है। एक-एक प्रश्न आपके सामने जो आपको देखने को मिल रहा है वो प्रश्न आपका आया हुआ है। ये प्रश्न देखिए बिल्कुल आपको पता लग जाए कि किस तरह का ये आपका जो प्रश्न है, थोड़ा-सा आपको लग रहा हो कितना लंबा-चौड़ा प्रश्न है। यही है सिर्फ कठिनता का स्तर, जो थोड़ा-सा स्तर बढ़ा दिया गया है
क्या कर दिया गया है, प्रश्नों का जो प्रश्नों को जो चुनाव है उसको थोड़ा-सा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया और कुछ नहीं। आंसर तो वो छोटा-सा ही है। समझ रहे हो? आंसर इसका इतना बड़ा नहीं है, लेकिन प्रश्न को इतना लंबा-चौड़ा शिक्षण है ना, पेडागॉजी से बोल रहे हो आप लोग। तो वो शिक्षण के माध्यम से इतना बड़ा-चढ़ा के उस प्रश्न को लिख दिया गया है, जिससे क्या हो आप अच्छे से मतलब कन्फ्यूज़ हो जाएँ कैसे करें? और देखना अभी इस प्रश्न को बताएँगे तो आंसर आप कैसे आराम से दोगे, कितने अच्छे से। देखिए, 1 मिनट इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? जैसे हमने कहा एका शिक्षिका एका शिक्षिका बात हो रही है एक अध्यापिका की, यानी एक लेडीज टीचर की, इसीलिए एका भी स्त्रीलिंग है, शिक्षिका भी स्त्रीलिंग है। ठीक है? छात्रा का छात्रा, बालिका का बालिका, शिक्षिका का शिक्षक, शिक्षिका। एका शिक्षिका मुख भंगिमा माध्यमेन। मुख भंगिमा माध्यमेन किसे कहते हैं? मुख माने मुख, भंगिमा माने यानी कि जो मुख भंगिमा जो मुख की आकृति होती है, मुख के द्वारा बोला जाना, मुख की आकृति के द्वारा उसके माध्यम से मुद्रा प्रयोगन जो मुद्राओं का वो प्रयोग करती है, ठीक है? चा द्वितीय श्रेणी स्थानम और द्वितीय कक्षा के छात्रान छात्राओं को, ठीक है? छात्रान बहुवचन लिखा हुआ है। छात्रों को एकाम एक कथाम कथयति, एक कथा कहती है, एक कथा सुनाती है। ठीक है? मतलब दूसरी कक्षा की जो अपने मुख भंगिमा के द्वारा, मुख आकृतियों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा दूसरी कक्षा के बच्चों को वो क्या कर रही है? एक कथा सुना रही है। ठीक है? तदा तब सा वह छात्रों को स्व-स्व अपने-अपने मातृभाषा में कथाम यानी कथा पुनर्कथनाए पुनः कहने के लिए पुनर्कथनाए पुनः कहने के लिए पठनाए ये विधिलिंग का है कठनाए कहने के लिए निर्दशति यानी निर्देशित करती है तथा और छात्राणाम कस्य आकलन क्रियते इससे उन छात्रों का किस प्रकार से वह आकलन करती है यानी किस प्रकार से वह आकलन कर रही है ये सबके द्वारा जो ऊपर इन्होंने दिया कि एक शिक्षिका है वो पहले कथा सुनाती है फिर वो जो दूसरी कक्षा की छात्राओं को कक्षा सुना रही है उनसे कहती है उसी कथा को अपनी अपनी मातृभाषा में तुम्हें पुनः कहना है तो किस चीज का वह आकलन कर रही है उन छात्रों का जो आकलन कर रही है वो भाई कैसे आकलन कर रही है किस चिंतन कौशल का कर रही है किस श्रवण कौशल का कर रही है पठन कौशल का कर रही है या रचना कौशल का कर रही है अब आप खुद समझ जाइए कि इसमें ऐसी कौन सी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है जिस पर वो ध्यान देना चाह रही है आप बताइए जल्दी से अब मुझे बताइए कि चिंतन कौशल तो होगा नहीं कट हो गया यहाँ पे कोई चिंतन करने की बात नहीं हो रही है सोचने की बात नहीं हो रही क्योंकि उसने कथा सुनाई है और बच्चों से कहा इसको पुनः दोबारा अपनी मातृभाषा में लिखिए तो कौन सी हो रही पठन कौशल पढ़ने के लिए भी नहीं कह रही है गलत हो गया रचना कौशल उसमें रचना भी नहीं देख रही क्या हो जाएगा श्रवण कौशल इसका आकलन कर रही है कि बच्चे कितने ध्यान पूर्वक मेरी कथा को मेरी बात को सुन रहे हैं किस कौशल का आकलन कर रही है भाई तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई कि यहाँ पर क्या होगा भाई किस कौशल का वो ध्यान पूर्वक आकलन कर रही है ना तो क्या हो जाएगा श्रवण कौशल का भाई जब तक हम अपने शिक्षक की बात को ध्यान पूर्वक सुनेंगे नहीं तो उसका ध्यानपूर्वक आंसर कैसे देंगे है ना जब हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी तो आंसर दे पाएंगे अब आप लोगों ने पूरा ये टॉपिक पढ़ा है ध्यानपूर्वक तब तो आप लोगों ने आंसर फटाक से दे दिया होगा श्रवण कौशल वरना फिर जरा से प्रश्न में आप घूम गए होंगे यही बस स्तर बढ़ाया गया है और कुछ भी नहीं ठीक है आगे देखिए इस तरह के आपको बहुत सारे प्रश्न कराए जाएंगे ये आपका आज का अंतिम प्रश्न है एक शिक्षिका छात्रों को पाठ स्थितान यानी पाठ में स्थित संकेतों को चित्राणी शीर्षिका उपशीर्षिका इत्यादि ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि चित्राणी यानी चित्र और शीर्षक जो है उपशीर्षिका इत्यादि इनके द्वारा ये सब दिया हुआ है ठीक है तो कह रहे हैं एक शिक्षिका छात्रों को पाठ में स्थित संकेत जो कि ये बताए गए हैं प्रदान आदाय प्रदान किया जाता है पाठस्य पाठ के अग्रिम वस्तु को किम भवेत क्या होता है इसकी अग्रिम वस्तु क्या होगी ठीक है एतद विषय पूर्व कथनाएं इस विषय में पूर्व कथन के लिए तान उनको प्रेरित करती है उन बच्चों को क्या करती है प्रेरित करती है वह शा या वह क्या कर रही है अधोलिखितेषु यानी वो नीचे लिखे हुए कस्य किस उपकौशल का प्रयोग करती है कह रहे हैं इसके माध्यम से जो इसने ऊपर बताया है एक शिक्षिका ने वो नीचे लिखे हुए किन कौशलों का उपयोग कर रही है इसमें बताओ तो भाई इसमें वो श्रवण कौशल का उपयोग कर रही है या संभाषण कौशल का
या पठन कौशल का या लेखन कौशल का। वो क्या कह रही है कि एक शिक्षिका जो है छात्रों को पाठ में स्थित संकेत, ठीक है, प्रदान करती है और पाठ के अग्रिम वस्तु क्या होगी इस विषय में पूर्व कथनाएँ पहले कहने के लिए, है ना? पूर्व कथनाएँ पूर्व कहने के लिए तान उनको प्रेरित करती है। ठीक है? तो कह रहे हैं नीचे लिखी हुई किस कौशल का वो प्रयोग कर रही है? श्रवण का, संभाषण का, पठन का या लेखन का? जल्दी से बताओ। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देंगे। ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर बताइएगा। हमें पता चलेगा आपको कितना समझ में आया, ठीक है? और कितना आप सही कर रहे हैं। तो अगर आप सीधे से देखें, इन्होंने कहा एक शिक्षिका छात्र को पाठ में स्थित संकेतों को प्रदान करती है, आदाय। फिर पाठस्य पाठ की अग्रिम वस्तु क्या होगी? तो जब तक बच्चा उसको पढ़ेगा नहीं, छात्रों को पाठ में स्थित जो चित्र है, उसका शीर्षक है, उपशीर्षक है इत्यादि, इनको जब तक वो देखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो सुनना तो यहाँ पे कैंसल हो गया, बोलने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। वो कह रही है पाठ में स्थित है वो, है ना? जो संकेत हैं वो पाठ में स्थित हैं, उनको प्रदान करती है। फिर अग्रिम वस्तु क्या होगी? इसके विषय में पूर्व कथन पहले कहे हुए उनको प्रेरित करती है, जो उन्होंने कहा है उसके लिए प्रेरित करती है। तो क्या होगा? पठन के द्वारा। किसके द्वारा? पठन के द्वारा। जब तक वो बच्चे उस पाठ को नहीं देखेंगे, उसके शीर्षक को नहीं देखेंगे, उनके संकेतों को, तब तक वो आंसर नहीं दे पाएँगे और इससे वह क्या करती है, कौन से कौशल का पता लगाना चाहती है? पठन कौशल का, कि बच्चे ने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है, ये उसे समझ में आया या नहीं आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? पठन कौशल यानी सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सब कुछ समझ में अच्छे से आया होगा। अगर फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत आए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि मैम यहाँ पर हमें समस्या आ रही है या इसको रिपीट करके आप दोबारा बताइए। फिलहाल मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण उम्मीद है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एक-एक चीज़ को मैंने बारीकी से आपको समझाया है और इससे संबंधित अभी आपको बहुत सारे प्रश्न मैं कराऊँगी। ये तो सिर्फ़ आपको एक बता दिया है कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं। ये सारे प्रश्न जो थे, वो आपके परीक्षा में आए हुए थे, ठीक है? सभी प्रश्न आपके आए हुए थे क्योंकि हमें पता है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है? तो अब स्तर थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया है जैसा कि ये बड़े-बड़े प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनमें है कुछ भी नहीं। अगर प्रश्न समझ में आ जाए तो आप चुटकियों में इसके आंसर दे सकते हो, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ होती है शिक्षण में समझना। पढ़ना या रटना माध्यम नहीं रखता मायने आपके लिए। सबसे मुख्य चीज़ क्या मायने रखती है आपको समझना। और इसी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए है, हर विषय में आपको ऐसी ही क्लास चाहिए, एक से एक बढ़िया, एक से एक अच्छी, तो आप सचिन अकेडमी ज़रूर जॉइन करें। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।